हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकित एंड यू आर वॉचिंग बायोनेट। तो आज हमारी इवोल्यूशन एंड बिहेवियर की लेक्चर सीरीज की जो है वो 4th क्लास है। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिनमें कि हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओपेरेन एंड हेल्डेन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, और साथ ही साथ हमने उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया था। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ऊपर आई बटन पर जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है लैमार्किज्म, जिसे कि हम लैमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं। तो अगर हम लैमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो इसे जो है वो डी लैमार्क के द्वारा दिया गया था। तो डी लैमार्क जो थे वो एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी इस थ्योरी को जो है वो 1809 में पब्लिश किया था इन द फेमस बुक फिलोसफिक जूलॉजिक्यू, और ये वो सेम ईयर था जिस ईयर चार्ल्स डार्विन पैदा हुए थे, और आगे चल के चार्ल्स डार्विन ने ही उनकी इस थ्योरी को जो है वो गलत साबित किया था। तो इस थ्योरी को जो है वो फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि जितनी भी थ्योरीज हैं, चाहे वो डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हो, चाहे वो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हो, वो सारी थ्योरीज जो है वो लैमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बाद ही प्रपोज की गई थी। तो इसलिए इस थ्योरी को जो है वो फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म जो भी कैरेक्टर्स अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है, उन कैरेक्टर्स को जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग में, अपने आने वाली जनरेशन में पास ऑन कर देता है। मींस जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, वो इनहेरिटेड होते हैं, मींस नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाते हैं। तो इस कारण से इस थ्योरी को जो है वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं, वो ऑलरेडी उन एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के साथ ही प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये जो ऑफस्प्रिंग है वो उन कैरेक्टर्स को और ज्यादा मॉडिफाई करते हैं, और ज्यादा ट्रांसफॉर्म करते हैं, और अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर देते हैं। एंड आफ्टर द नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट जनरेशंस, एक स्पीशीज जो है वो फिर दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस कारण से जो है वो इस थ्योरी को जो है वो ट्रांसफॉर्मिज्म थ्योरी भी कहा जाता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक स्पीशीज जो है वो दूसरी स्पीशीज में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है या फिर ट्रांसफॉर्म हो जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो अगर हम इस थ्योरी के बेसिक पोस्टुलेट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है इंटरनल वाइटल फोर्सेस। तो इन्हें जो है वो इनेट टेंडेंसी भी कहा जाता है। मींस ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो एक ऐसी इनेट टेंडेंसी होती है या फिर विल पावर होती है जिसके वजह से जो है ऑर्गेनिज्म इवोल्व होता है। मींस सिंपल फॉर्म से जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ चेंज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है, दिस लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू नीड्स, ठीक है। इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से जो है वो नई नीड्स जो है वो क्रिएट होती है। तो उन नई नीड्स को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट फंक्शंस का मतलब है कि वो किसी ऑर्गन का ज्यादा यूज करते हैं या फिर किसी ऑर्गन का जो है वो कम यूज करते हैं। सो न्यू नीड्स लीड्स टू यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, विच इज द थर्ड पोस्टुलेट। तो उन न्यू नीड्स को फुलफिल करने के लिए कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी ऑर्गन का ज्यादा यूज करता है, तो टाइम के साथ साथ वो ऑर्गन जो है वो उतना ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, मींस स्ट्रॉन्गर हो जाता है। और जिस ऑर्गन का कम यूज करता है वो टाइम के साथ साथ डिसअपियर हो जाता है या फिर डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने अंदर नए कैरेक्टर्स को जो है वो एक्वायर कर लेता है। तो ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिटेंस शो करते हैं।
means this leads to the inheritance of acquired characters, and this postulate is the soul of लैमार्किज्म थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और इस थ्योरी को जो है वो लैमार्कियन डॉक्ट्राइन ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द लैमार्कियन डॉक्ट्राइन ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं, ऑर्गेनिज्म इन एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को जो है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में या फिर अपने ऑफस्प्रिंग में जो है वो ट्रांसफर कर देता है। और ये जो न्यू ऑफस्प्रिंग है वो इन्हीं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के साथ जो है वो पैदा होता है। और ये जो न्यू ऑफस्प्रिंग है वो अपने अंदर इन कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेवलप करता है और ज्यादा ट्रांसफॉर्म करता है और फर्दर अपनी से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर देता है। फिर ऐसे ऐसे करके आफ्टर द नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट जनरेशन एक स्पीशीज जो है वो नई स्पीशीज में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एंड दिस लीड्स थ्रू द स्पेसिएशन। ठीक है, सो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स मींस ट्रांसफर ऑफ न्यू कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर लीड्स टू स्पेसिएशन। So this leads to speciation. तो लैमार्क ने अपनी इस थ्योरी के सपोर्ट में कुछ एग्जांपल्स भी दिए, जिसमें सबसे फेमस एग्जांपल है जिराफ की नेक का। तो अगर हम जिराफ के एंसेस्टर्स की बात करें तो जिराफ के एंसेस्टर्स जो थे वो डियर लाइक थे। ठीक है, वो डियर लाइक थे और वो एक तरह से ग्रेजिंग एनिमल्स थे, मींस घास फूस पर फीड करते थे। तो देखा क्या गया कि जिस एरिया में वो रहा करते थे उस एरिया में जो है वो भयंकर सूखा पड़ गया, मींस घास जो थी वो एकदम से डिसअपियर हो गई। तो उस कारण से जो फूड जो है वो टॉल ट्रीज पर ही रह गया। तो उस फूड को एक्सेस करने के लिए उन्होंने अपनी नेक को जो है वो कंटिन्यूसली स्ट्रेच किया ताकि वो उन टॉल ट्रीज के लीव्स को जो है वो एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो इस कारण से उन्होंने अपनी नेक की लेंथ को जो है वो इंक्रीज किया, एंड थ्रू आउट द नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट जनरेशन उन्होंने अपनी इस लॉन्ग नेक के कैरेक्टर को जो है वो एक्वायर किया, और ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर था वो इनहेरिटेड था। ठीक है, तो इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और एग्जांपल्स भी दिए, जैसे कि स्नेक्स लॉस्ट लिम्स ड्यू टू डिसयूज, मींस स्नेक्स के जो एंसेस्टर्स थे उनके पास लिम्स प्रेजेंट थी, लेकिन अपनी क्रॉलिंग हैबिट की वजह से उन्होंने अपनी लिम्स का बिल्कुल भी यूज नहीं किया। तो उस कंटिन्यूअस डिसयूज की वजह से उनकी लिम्स जो थी वो डिसअपियर हो गई। तो डिसअपियरेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स ये भी एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है लैमार्क के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आता है एक्वाटिक वर्ड्स डेवलप्ड वेब्ड फीट। तो ये जो वेब्ड फीट होते हैं एक्वाटिक वर्ड्स के, ये भी एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है। तो जैसे कि डक हो गया, स्वान हो गया, उन्होंने अपनी वेब्ड फीट को जो है वो कंटिन्यूसली अपनी डिजिट के बीच की जो स्किन है उसको स्ट्रेच करके डेवलप किया है। फिर उसके बाद आता है फास्ट रनिंग डेयर। तो डेयर का जो ये फास्ट रनिंग कैरेक्टर है उसको जो है उन्होंने कंटिन्यूस रनिंग प्रैक्टिस से एक्वायर किया है। तो ये भी एक एक्वायर कैरेक्टर है लैमार्क के अकॉर्डिंग। फिर आता है डिसअपियरेंस ऑफ आईज इन डीप सी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। तो डीप सी में जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वहां पे कंप्लीटली डार्कनेस पाई जाती है, तो वहां पे आइज का कोई फंक्शन नहीं होता। तो आइज के कंटिन्यूअस डिसयूज की वजह से उनकी आइज जो है वो पूरी तरह से आज डिसअपियर हो चुकी हैं। फिर नेक्स्ट है हेट्रोफिली इन एक्वाटिक प्लांट्स सच एज रेनिकुलस एक्विटेलिस। तो अगर हम रेनिकुलस एक्विटेलिस की बात करें तो ये प्लांट जो है वो पानी में पाया जाता है, और इसके 2 टाइप्स के लीव्स होते हैं। जो इसका सबमर्ज्ड पार्ट होता है उसके लीव्स जो है वो फिलामेंटस शेप के होते हैं, फिलामेंटस
शेप, ताकि ये वाटर के रेजिस्टेंस को अवॉइड कर सकें। और दूसरी तरफ जो इसका एक्सपोज्ड पार्ट होता है सनलाइट की तरफ, उसके लीव्स जो होते हैं वो ब्रॉड शेप होते हैं, ब्रॉड शेप। तो अगर हम इस प्लांट को पानी से निकालकर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ग्रो करें तो ये जो सबमर्ज्ड फिलामेंटस शेप लीव्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ब्रॉड शेप लीव्स में, ठीक है। और अगर हम इस प्लांट को दोबारा से पानी में ग्रो करें तो फिर से जो ब्रॉड शेप लीव्स कन्वर्ट हुए थे वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाते हैं फिलामेंटस शेप लीव्स में। सो लैम्बार्क के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से जो है लीफ की शेप में भी चेंजिंग आ रही है। तो ये जो लीफ शेप जो है वो एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है। तो उनकी इस थ्योरी को काफी ज्यादा साइंटिस्ट ने जो है वो क्रिटिसाइज किया। तो उसमें से सबसे बड़े उनके जो क्रिटिक थे वो थे चार्ल्स डार्विन, ठीक है। तो जैसा कि लैम्बार्क ने अपनी थ्योरी में कहा कि जो जिराफ्स हैं उन्होंने अपनी गर्दन को जो है वो कंटिन्यूसली स्ट्रेच किया ताकि वो टॉल ट्रीज के लीव्स को एज ए सोर्स ऑफ फूड एक्सेस कर सके। और उस कंटिन्यूअस स्ट्रेचिंग के कारण उनकी नेक की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई। मींस शॉर्ट नेक वाली जिराफ जो है वो लॉन्ग नेक वाली जिराफ में जो है वो कन्वर्ट हो गई। लेकिन डार्विन उनकी इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करते थे। डार्विन के अकॉर्डिंग लॉन्ग नेक वाली जिराफ जो है वो ऑलरेडी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन जैसे ही इन्वायरमेंट में चेंजेस आए तो उन चेंजेस के कारण लॉन्ग नेक वाले जिराफ ही जो है वो सरवाइव कर पाए एंड रेस्ट ऑफ द जिराफ्स आर एलिमिनेटेड। तो एक तरह से नेचर ने ही जो है वो लॉन्ग नेक वाले जिराफ्स को जो है वो सिलेक्ट किया। तो डार्विन के अकॉर्डिंग इन नेचर में जो है वो वेरिएशंस पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं और नेचर जो है उन वेरिएशंस को जो है वो सिलेक्ट करता है। तो डार्विन के अकॉर्डिंग नेचर ने जो है वो लॉन्ग नेक वाले जिराफ को सिलेक्ट किया, ना कि शॉर्ट नेक वाले जिराफ जो है वो लॉन्ग नेक वाली जिराफ्स में कन्वर्ट हुए, जैसा कि लैम्बार्क कहते थे। तो इस पॉइंट पर चार्ल्स डार्विन ने जो है वो लैम्बार्क की इस थ्योरी को जो है वो डिसअप्रूव किया। फिर एक और साइंटिस्ट थे जो कि लैम्बार्क से पूरी तरह से डिसएग्री करते थे, उनका नाम था अगस्ट वेसमैन। तो अगस्ट वेसमैन ने जो है वो अपनी थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म को प्रपोज किया। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ germplasm। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ germplasm, ऑर्गेनिजम्स के पास जो है वो दो टाइप्स के सेल्स होते हैं। फर्स्ट इज द germ cells and second one is the somatic cells। तो ये जो जर्म सेल्स होते हैं वो ही इनहेरिटेड होती हैं। अगस्ट वेसमैन के अकॉर्डिंग जर्म सेल ही वो सेल्स होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं, और सोमैटिक सेल्स जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन नहीं होते। मींस जर्म सेल जो है वो इनहेरिटेड होते हैं, सोमैटिक सेल्स जो हैं वो इनहेरिटेड नहीं होते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट जो है वो इन्हीं सोमैटिक सेल्स को जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। तो अगस्ट वेसमैन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म जो भी कैरेक्टर अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करता है वो इनहेरिटेड नहीं होती है। मींस उन्होंने जो है वो लैम्बार्क की थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को जो है वो पूरी तरह से जो है वो डिसअप्रूव किया। ऐसा उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कहा। उन्होंने क्या किया कि एक माइस लिया
और उसकी टेल को कट किया, तो फिर जो उससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए वो टेल वाले ही पैदा हुए। तो ऐसा उन्होंने वो 20 सब्सिक्वेंट जनरेशन तक किया। फिर उन्होंने देखा कि जो 21st जनरेशन वाला माइस था वो भी टेल के साथ पैदा हुआ। तो वहां से उन्होंने कंक्लूड किया कि जो भी कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करता है इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से, वो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। तो यहां से उन्होंने लैम्बार्क की इस थ्योरी को जो है वो गलत प्रूव किया। इसके साथ साथ कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जिनके आंसर जो है वो लैम्बार्क की जो थ्योरी है वो नहीं दे पाई। फॉर एग्जांपल बोरिंग ऑफ पिन्ना ऑफ एक्सटर्नल एयर। जो भी इंडियन वुमेन्स होती हैं वो ज्यादातर अपनी नाक या फिर कान जो है वो छिदवा लेती हैं, लेकिन ये कैरेक्टर भी जो है वो इनहेरिटेड नहीं है। तो इसके बारे में जो है वो लैम्बार्क की थ्योरी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई। दूसरा, उनकी जो यूज एंड डिसयूज वाली पोस्टुलेट है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गन का जितना ज्यादा यूज करता है वो उतना ज्यादा एफिशिएंट होता जाता है। लेकिन ह्यूमन आइज की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस जो है अपनी आइज का यूज थ्रू आउट द लाइफ करते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ हमारी आईसाइट्स जो है वो वीक हो जाती हैं। तो ये एग्जांपल भी जो है वो एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी था लैम्बार्क की थ्योरी के अकॉर्डिंग। ऐसे और भी क्वेश्चंस अराइज किए गए, जैसे कि सन ऑफ ए रेसलर विद वीक मसल्स, ये भी जो एक कॉन्ट्राडिक्टरी था लैम्बार्क की थ्योरी से। जो ब्लैकस्मिथ होते हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग मसल्स अपने फादर से इनहेरिट करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये भी जो थी वो एक तरह से गलत स्टेटमेंट थी। तो लैम्बार्क जो है वो इन सभी क्वेश्चंस के कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं दे पाए। फिर आगे चल के ये थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास नियो लैम्बार्किज्म। सो नियो लैम्बार्किज्म को जो है वो न्यू फॉर्म ऑफ लैम्बार्किज्म भी कहा जाता है। ऑल्दो क्लासिकल लैम्बार्किज्म जो थी वो रिजेक्ट हो चुकी थी, लेकिन बाद में कुछ एक साइंटिस्ट आए तो उन्होंने कहा कि कुछ मॉडर्न साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि एपिजेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल जीन रेगुलेशन, वो थोड़े बहुत जो है वो लैम्बार्किज्म से जो है वो रिजेंबल करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स, फ्रेगमेंटेशन इन अर्थवॉर्म्स, हेट्रोफिली इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां पे कि सोमैटिक सेल्स जो है वही जर्म सेल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं और इनहेरिटेंस शो करते हैं। जैसे कि हम बात करें हेट्रोफिली इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, जिसमें कि हमने रेनिक्यूलस इक्विटेलिस का एग्जांपल देखा, जिसमें कि वो प्लांट जो है वो 2 टाइप्स के लीव्स को शो करता है। फर्स्ट इज द फिलामेंटस लीव एंड सेकंड वन इज द ब्रॉड लीव्स। सो जो सबमर्ज्ड पार्ट होता है प्लांट का वहां पे जो है वो फिलामेंटस लीव्स देखे जाते हैं, और जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है प्लांट का वहां पे जो है वो ब्रॉड लीव्स देखे जाते हैं। तो दोनों ही शेप्स के जो जीन्स होते हैं वो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जिस टाइप का इन्वायरमेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर प्लांट जो है वो सबमर्ज्ड है तो उस शेप के जीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मींस फिलामेंटस लीफ शेप के जो जीन्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस प्लांट को वहां से निकाल के लैंड में ग्रो करवाते हैं तो जो ब्रॉड लीफ शेप के जो जीन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो फिलामेंटस शेप के जो जीन्स है वो इनएक्टिव हो जाते हैं ड्यू टू एपिजेनेटिक टैगिंग या फिर डीएनए मिथाइलेशन। और ये जो मिथाइलेशन टैग्स है, ठीक है, वो काफी टाइम तक जो है वो जीन्स के अंदर परसिस्ट करती है, और ये जो टैग्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन भी होती हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन जो होती है वो उसी कैरेक्टर के साथ प्रोड्यूस होती है जो कि उसके पेरेंट जनरेशन ने एक्वायर किया था इन्वायरमेंटल के इन्फ्लुएंस के कारण। तो इस तरह से जो है वो डीएनए मिथाइलेशन या फिर एपिजेनेटिक्स जो है वो लैम्बार्क को फेवर करती है। जैसे कि लैम्बार्क भी बोलते हैं कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो है वो इनहेरिटेड होती हैं। सो जो एपिजेनेटिक टैगिंग है जैसे कि डीएनए मिथाइलेशन, वो जीन्स को जो है वो रेगुलेट करती है।
अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। मीन्स वो जीन्स को जो है वो स्विच ऑन करती है या फिर स्विच ऑफ कर देती है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है। और ये जो टैगिंग है, एपिजेनेटिक टैगिंग है, वो ऑर्गेनिज्म के डीएनए में जो है वो काफी ज्यादा टाइम तक परसिस्ट करती है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो जाती है। तो इस टैगिंग की परसिस्टेंस को कहा जाता है सोमैटिक मेमोरी। तो जो न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होती है वो इसी सोमैटिक मेमोरी के साथ प्रोड्यूस होती है। तो उसी के बेसिस पर एपिजेनेटिक्स भी जो है वो कहती है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो है वो इनहेरिटेड होते हैं। तो इस तरह से जो है वो नियो लैमार्किज्म जो है वो थोड़ा बहुत लैमार्किज्म को जो है वो आगे चल के रिवाइव करती है। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स, जैसे कि रोज में जो है वो स्टेम ग्राफ्टिंग होती है। तो हर एक पार्ट से जो है वो, हर एक स्टेम पार्ट से जो है वो एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है और वो जो न्यू प्लांट है वो रिप्रोड्यूस करके अगली जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो जो कैरेक्टर जो है वो पेरेंट ने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करता है, वही कैरेक्टर्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाती हैं, क्योंकि उसमें कुछ सोमैटिक सेल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं जर्म सेल्स में। तो एक और ऐसे एग्जांपल है वो है फ्रेगमेंटेशन इन अर्थवॉर्म। इसमें भी सेम केस देखा जाता है। तो इस तरह से नियो लैमार्किज्म जो है वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है लैमार्किज्म को। So that's all from Lamarck theory of evolution. And if you find these videos informative, then hit the subscribe button and press the bell icon. Then you can get the notification of upcoming videos. And if you have any kind of doubt, then ask me in the comment section.